5 अगस्त 2019 को साल भर होने आया और बहुत सारे लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। हमने भी कल से सिलसिला शुरू किया। यूँ तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन चलो एक रिकॉर्ड पे बात आ जाती है कि 5-7 साल के बाद कोई देखेगा या पढ़ेगा तो वो इवेंट रिकॉल हो जाएंगे। कल मैंने कहा था कि हम बात करेंगे 5 एपिसोड्स में, हम 5 एस्पेक्ट उजागर करेंगे, 5 पहलू उजागर करेंगे 5 अगस्त के हवाले से कि हुआ क्या, बदला क्या। और कल के पहले एपिसोड में हमने एक जो मेरा ज़ाती सफ़रनामा कि 4-5 साल से किस तरह से इवेंट्स को होते हुए हम देख आ रहे थे, जिनका पता नहीं चल रहा था कि ये इस किस्म का हैरान कुन वाक़या क्यों हो रहा है। लेकिन जब 5 अगस्त का वाक़या दरपेश आया तो तब जाकर अंदाज़ा लगने लगा कि वो जो बात 2 साल पहले या 3 साल पहले हुई थी वो असल में 5 अगस्त की तैयारी के रास्ते में हो रही थी। बात को आगे बढ़ाते हुए आज मैं मज़ीद बात करूंगा कि 5 अगस्त को ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या था जो कहते हैं कि खो दिया, या ऐसा क्या था जो पहले नहीं था और 5 अगस्त को मिल गया, उसके बारे में बात करेंगे। अब जब मैंने मेरे प्रोमो में भी आपने देखा होगा और कल के एपिसोड में भी देखा होगा, आप कहेंगे कि भी बात तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत पेचीदा है, इसने तो बहुत सिंप्लीफाई करके बात रख दी है। मुझे अंदाज़ा है इस बात का कि यूनाइटेड नेशन के रेजोल्यूशंस होंगे, पार्लियामेंट के रेजोल्यूशन होंगे, बहुत सारे एग्रीमेंट्स हैं और बहुत सारी किताबें लिखी जा चुकी हुई हैं, बहुत सारी तकरीरें की जा चुकी हुई हैं। बल्कि जम्मू कश्मीर के मामलात के ऊपर जानकारी ही रखना अपने आप में आजकल एक नई फैकल्टी ऑफ स्टडी है। लोगों ने अपने ट्विटर पे या अपने सीवीज़ में लिख के रखा हुआ है कि भी मैं फ़लाँ काम करता हूँ, फ़लाँ काम करता हूँ और मैं अमूर जम्मू कश्मीर यानी जम्मू कश्मीर के मामलात पे, जम्मू कश्मीर अफेयर्स का मैं एक्सपर्ट भी हूँ। ये एक्सपर्ट लोग जो बात करते हैं उनको सुनने के लिए भी एक एक्सपर्ट तबका ही चाहिए होता है। लेकिन मैंने कहा था हम बात करेंगे एक वसी तबका ऐसा है जो बहुत आसान तरीके से एक आसान अल्फाज में आसान सी बात समझना चाहते हैं कि हुआ क्या। 5 अगस्त के कुछ महीने पहले और कुछ महीने बाद भी कुछ इस किस्म के तासरात भी पैदा किए गए कि जैसे जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा था ही नहीं, और जब 5 अगस्त का वाक़या हुआ उसके बाद हिंदुस्तान का हिस्सा बना। तो हम अक्सर अपने आप से ये सवाल पूछते हैं कि हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं था तो हम कहाँ रहा करते थे उससे पहले। तो लिहाजा उन सारे इवेंट्स को रिकॉल करने के लिए यंगर जनरेशन में नौजवान दोस्त हमारे होंगे, शायद उनके लिए कुछ फ़ायदेमंद साबित हो जाए। हिंदुस्तान एक बहुत वसी, बहुत अजीम मुल्क, बहुत तारीख़ी सिविलाइजेशन, लेकिन आखिर में अंग्रेज़ों ने जाकर कॉलोनाइज़ कर दिया और कुछ देर के बाद जो हिंदुस्तान के ज़ई शऊर बाशऊर शहरी हैं, जो गैरतमंद लोग हैं, उन्होंने मिलकर ये फ़ैसला किया कि ग़ुलामी नहीं करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे और आज़ादी हासिल करेंगे। आज़ादी की तरफ जब बढ़ते गए हिंदुस्तान के तमाम शहरियों ने मिल के ये लड़ाई लड़ी। उसमें कोई किताब हमें नुमायां तौर पर ऐसे नहीं बता सकती कि वो हिंदुओं की लड़ाई थी या मुसलमानों की लड़ाई थी। असल में तारीख़ उस तरह से हुई नहीं, सब लोगों ने मिलकर लड़ाई लड़ी। लेकिन जब आज़ादी के दिन नज़दीक आ गए तो तब दोनों कौमों में से कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने एक दूसरे के साथ एक कन्वर्सेशन, एक दूसरे के साथ एक डायलॉग करके कन्वे करना शुरू कर दिया कि हम दो अलग अलग कौमें हैं, अलग अलग नेशंस हैं, लिहाजा हमारे लिए अलग अलग मुल्क भी होने चाहिए, हम एक मुल्क में नहीं रह सकते। कहानी बहुत लंबी है, इसके ऊपर सैकड़ों नहीं, हज़ारों नहीं, बल्कि लाखों किताबें लिखी जा चुकी हैं, आपने बेशुमार फिल्में देखी हैं, आपने इस पल को, इस तारीख़ को आपने कई तरीक़ों से जिया है। तो लिहाजा इस पर ज़्यादा लंबी बात ना करें। अब जब वो दो मुल्क बन गए इस मौका के ऊपर, जो नक्शा के ऊपर आज आप पूरे हिंदुस्तान को या पूरे पाकिस्तान को देखते हैं, ये पूरा ब्रिटिश इंडिया नहीं था। इसमें बहुत सारी प्रिंसली स्टेट्स थी, छोटी छोटी रियासतें थी, 500 से ज़्यादा उनकी तादाद थी। लेकिन 500 से ज़्यादा ऐसी रियासतें थी जिनका कोई वजूद, जिनका जो जियोग्राफिकल साइज़ या पॉपुलेशन इतनी हैसियत, इतनी ताकत, इतनी क़ुव्वत या इतनी अहमियत नहीं रखता था कि वो किसी बड़े फ़ैसले को बदल सकें। फ़ैसला ये था कि रिलीजन के एतबार से और जियोग्राफिकल कंटिग्यूटी के एतबार से जो रियासतें होंगी ये हिंदुस्तान के साथ या पाकिस्तान के साथ शामिल हो जाएंगी। 3 ऐसी रियासतें थी जिनका थोड़ी पॉपुलेशन या जिनका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो पेचीदा था, यानी जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। जूनागढ़ और हैदराबाद का भी वक्त के साथ मामला
तय हो गया, लेकिन जम्मू कश्मीर का नहीं हो पाया। यानी 14 या 15 अगस्त 1947 को जो यहाँ के हुक्मरान थे महाराजा हरि सिंह, वो उस वक्त तक ऐसा कोई फ़ैसला नहीं ले पाए थे कि जम्मू कश्मीर का फ्यूचर क्या होना चाहिए। मैं हरि सिंह का जो हिस्ट्री है वो महाराजा हरि सिंह साहब के लिए फेयर नहीं रही। उनको सिर्फ 1947 और 48 के इवेंट्स में एग्जामिन किया जाता है। अच्छे शख्स थे। अगर मैं आज नज़र घुमाकर 1947-48 के सारे इवेंट्स में देखता हूं तो मुझे अंदाज़ा है कि उनके लिए ये फ़ैसला लेना कितना मुश्किल रहा होगा। उससे 17-18 साल पहले उनके एक बिटर राइवल थे शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब। वो एक जवांसाज लीडर थे, दोनों लगभग हम उम्र थे, और क्योंकि ये इनका एक मोनार्क रिजीम था, एक किंगडम थी, एक प्रिंसली रियासत थी, सारी जो पावर्स थी वो इनके हाथ में थी। शेख अब्दुल्ला एक डेमोक्रेटिक सेटअप के लिए मुहिम चला रहे थे, तो जाहिर सी बात है ये एक दूसरे के बहुत बड़े राइवल थे। अब मामला ये है कि जब ये फैसला लेते हैं कि मुझे हिंदुस्तान के साथ जाना है, तो अब उभरते हुए हिंदुस्तान के जो सबसे बड़े लीडर हैं इस वक्त, जो प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं, वो हैं जवाहरलाल नेहरू। और जवाहरलाल नेहरू के दरमियान और शेख अब्दुल्ला के दरमियान जो दोस्ती अब की नहीं, कम से कम उससे 10-15 साल पहले से जो इनके दरमियान दोस्ती थी, वो तो 13वीं सदी के बहुत बड़े शायर हज़रत अमीर खुसरो कह चुके कि मन तू शुदी तू मन शुदम। वो उस तरह से करके, यानी बहुत कम पॉलिटिकल लीडर्स दुनिया में रहे होंगे जिनकी दोस्ती इस गहराई और इस तर्ज और तरीके की रही हो जिस किस्म की दोस्ती शेख अब्दुल्ला और जवाहरलाल नेहरू के दरमियान थी। महाराजा हरि सिंह को शायद इस बात का भी ख्याल होगा कि अगर वो एक ऐसे ही सेटअप का हिस्सा होते हैं जिसमें शेख अब्दुल्ला भी होते हैं, तो शायद उनका वजूद, उनकी जो पोजीशन है वो वहाँ पे बहुत अच्छी नहीं होगी। वो वाकई हुआ भी ऐसा ही। तो लिहाजा इन सारी चेमंगोइयों के चलते, इन सारी स्पेकुलेशन के चलते, इनके जो डिफ़िकल्टीज़ थी इनके चलते हरि सिंह कोई फ़ैसला नहीं ले पाए। और इन द मीन वाइल कुछ महीनों के अंदर पाकिस्तान से जो एक कबायली रेडर्स, उन्होंने पहले हमला किया, फिर पाकिस्तान की फ़ौज वगैरह भी शामिल हो गई, और उस मजबूरी में फिर हरि सिंह को बात करनी पड़ी। उन्होंने एक्सीड किया इंडियन यूनियन के साथ, लेकिन उस एक्सेशन के ऊपर, क्योंकि मामला हमने साइट लूज नहीं करनी, हमने इस बात को बोलना नहीं है कि इंडिया और पाकिस्तान का जो डिवीज़न है वो कम्युनल लाइंस के ऊपर हुआ था, वो मज़हब की बिना के ऊपर हुआ था। जब वो फैसला मज़हब की बिना के ऊपर होता है और हरि सिंह एक जो हिंदू थे, अगर वो एक्सेशन करते हैं इंडिया के साथ, वो पोजीशन फिर भी चैलेंज रहती है जब तक मुसलमानों की सपोर्ट उस फैसले को हासिल ना हो। तो सबसे बड़े लीडर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, मुसलमान लीडर, जो बड़े मुसलमान, सिर्फ मुसलमान लीडर ही नहीं बल्कि जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना या मौलाना आज़ाद या बड़े बड़े बाकी लीडर जो साउथ एशिया के या हिंदुस्तान पाकिस्तान के उस वक्त के बड़े लीडर थे, वो उस कद के लीडर शेख अब्दुल्ला थे। शेख अब्दुल्ला ने एक्सेशन को पूरी तरह से फैसिलिटेट करवाया, और उस एक्सेशन को लेकर हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में, बेशक जम्मू कश्मीर के हर कोने में, यहाँ तक कि यूनाइटेड नेशन में भी उन्होंने डिफेंड किया। उन्होंने कहा कि यही हमारे लिए बेहतर तरीका था। अब हरि सिंह भी इस बात को लेकर डिजेक्टेड थे, और एक बहुत बड़ी कम्युनिटी थी जो हर्ट महसूस कर रही थी। 101 साल के बाद एक डोगरों की हुकूमत उनके हाथ जा रही थी, वो हरि सिंह के अगेंस्ट अराउंड रैली कर रहे थे। अब मामला हो गया, जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा बन गया। वो जो टू नेशन थ्योरी जिसको हिंदुस्तान के मुसलमानों ने रिजेक्ट किया, जिसको हिंदुस्तान के सेक्युलर लीडरशिप ने रिजेक्ट किया, और हिंदुस्तान की एक सेक्युलर मुल्क के तौर के ऊपर फाउंडेशन डाली गई, असल में जम्मू कश्मीर बन गया उसके लिए टेस्ट ग्राउंड। जम्मू कश्मीर बन गया उसके लिए एक बैटल ग्राउंड। पाकिस्तान हमेशा कहता रहा कि ये हमारी शहर आग है, ये हमारी जगुलर वैन है, और हिंदुस्तान ने कहा कि ये हमारे जो एक सेक्युलरिज्म का एपिटोम है, ये हमारे सेक्युलरिज्म का सबूत है। तो इसलिए इसके चलते, क्योंकि अब ये स्पेशल केस बन गया, एक यानी यूनिक सर्कमस्टांसेस, यूनिक पीपल, तो आपके लिए एक यूनिक रिलेशनशिप जो है वो क्यों ना रखा जाए। तो यूनिक रिलेशनशिप के बारे में बातचीत होनी शुरू हो गई कि जो जम्मू कश्मीर के ताल्लुकात यूनियन ऑफ इंडिया में जो जम्मू कश्मीर की पोजीशन होगी वो एक बहुत ख़ास पोजीशन होगी। लेकिन इस चीज़ को लेकर सब लोग पूरी तरह से खुश नहीं थे। एक जो पॉलिटिक्स में होता है, सेंटर होता है, लेफ़्ट होता है, यानी लेफ़्ट टू द सेंटर होता है, राइट टू द सेंटर होता है। जो सेंटर और लेफ़्ट टू सेंटर है वो मानते थे
कि जम्मू कश्मीर की एक ख़ास पोजीशन, ख़ास कानूनी हैसियत इंडियन यूनियन के बीच में होनी चाहिए। लेकिन जो एक राइट टू द सेंटर जो ओपिनियन थी मुल्क में, वो कहते हैं कि जब अगर टू नेशन थ्योरी को हमने डिफीट किया, उस बात को आप बुला कर दिया हमने, जिन लोगों ने पाकिस्तान बनाना था, जाना था, वो चले गए। जो हिंदुस्तान में हैं वो जिस तरह से हिंदुस्तान के बाकी सूबे हैं, बाकी रियासतें हैं, वो उसी तरह से रहें। अगर सिर्फ इस बिना के ऊपर कि किसी रियासत में मुसलमानों की अक्सरियत है, मुसलमानों की मेजॉरिटी है, तो उसको ख़ास हकूक़ ना दिए जाएं। लेकिन जो मरकज़ी सरकार थी वो ये समझती थी कि ये ख़ास हकूक़ दिए जाएंगे तो हम अपनी पोजीशन को अच्छी तरह से डिफेंड कर पाएंगे। जो जम्मू कश्मीर की लीडरशिप थी, उनका भी यही ख्याल था कि हमें ज़्यादा हकूक़, हमें ज़्यादा इंटरनल ऑटोनॉमी, हमें फ़ैसला करने में हमें ज़्यादा अख्तियारात मिलने चाहिए। यानी लगभग एक इस किस्म का केस होना चाहिए जिसमें जो होता है स्टेट विद इन द स्टेट का केस होता है। हमें एक बात हमेशा जो है वो भूलनी नहीं चाहिए, जो आज भी हमारे दरवाजे के ऊपर बार बार नॉक करती है। कभी हम दरवाज़ा खोलने से इनकार कर देते हैं, कभी हम उसको रिकग्नाइज़ करने से इनकार कर देते हैं, कि जम्मू कश्मीर की जो जियोग्राफिकल और कल्चरल डाइवर्सिटी है वो तब भी उतनी ही स्ट्रॉन्ग थी, आज भी उतनी ही स्ट्रॉन्ग है। कश्मीर वादी है, जम्मू के हिस्से हैं, लद्दाख और गिलगित बल्तिस्तान था, और उसके बाद जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, ख़ास करके जम्मू सूबा का ज़्यादा हिस्सा था। ये सब लोग, इनके सब के एक जैसे ख्याल, इनके सब के जो पॉलिटिकल ओपिनियन है वो एक जैसी, और पॉलिटिकल फ्यूचर की जो मंशा है इन सब की एक जैसी नहीं थी। इसका सबूत है हमारे सामने कि जम्मू कश्मीर का डिवीज़न हुआ। इसका सबूत है हमारे सामने कि आज की तारीख़ तक मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ नज़रिया जम्मू कश्मीर के बारे में रखते हैं। अब ये जो सेंट्रल जो लीडरशिप थी, जो दहाइयों से हिंदुस्तान की आज़ादी में भी सारे लोग इकट्ठे लड़ रहे थे, वो आहिस्ता आहिस्ता करके बिखरने लगे। उन्हीं में से बाहर जो राइट विंग को बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंट करने वाले लीडर थे, वो नेहरू की कैबिनेट से इस्तीफ़ा देकर, फॉर एग्जांपल श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उन्होंने भारतीय जनसंघ बनाई। और जम्मू में यहाँ पे महाराजा हरी सिंह जो डिजेक्टेड फील कर रहे थे, और महाराजा हरी सिंह के इर्द गिर्द यहाँ पे भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनी। तो कश्मीर से जो पॉलिटिकल लीडरशिप थी, यानी आप इस तरह से कह सकते हैं कि जो एक मुस्लिम मेजॉरिटी लीडरशिप थी, उसकी जितनी ज़्यादा डिमांड आती थी कि हमें ज़्यादा ऑटोनॉमी, हमें ज़्यादा एम्पावरमेंट की ज़रूरत है, होनी चाहिए, और ये हमारा हक है क्योंकि हमने पाकिस्तान को रिजेक्ट करके हिंदुस्तान के साथ हमने इल्हाक किया, तो लिहाजा हमें इस तरह से रिवार्ड करना चाहिए, ये हमारा हक बनता है। उसको उतनी ही वेरोसिटी के साथ, उतनी ही स्ट्रेंथ के साथ जम्मू में उसको अपोज किया जाता था। अब मुल्क भर में दो किस्म के तबके उभर रहे थे। एक वो थे जो कश्मीर के या जम्मू कश्मीर की मुस्लिम अक्सरियत का एक ये जो व्यू पॉइंट है उसको अप्रिशिएट करते थे, वो हुकूमत के भी ज़्यादा नज़दीक थे। और दूसरे वो थे जो अपोजिशन में थे, और जो जम्मू का महाराजा हरी सिंह का या बाकी उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं उनके व्यू पॉइंट को ज़्यादा अप्रिशिएट करते थे। एक बात हमें इस ट्रैप में कभी नहीं पड़ना चाहिए कि सारे मुसलमान यकसा सोचते थे और सारे हिंदू यकसा सोचते थे, ऐसी बात नहीं है। बहुत सारे हिंदुओं में भी एक बहुत बड़ी अक्सरियत उन्होंने उस सारे स्पेशल स्टेटस के साथ, उस सारे स्पेशल जो अरेंजमेंट है उसके साथ उन्होंने अपने आप को इंटीग्रेट किया है, इंगेज किया है, उसका हिस्सा वो रहे हैं। यानी जो गिरधारी लाल डोगरा साहब फॉर एग्जांपल एक बहुत बड़े लीडर थे जम्मू के, और उनकी एनिवर्सरी के ऊपर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी खुद जम्मू में आए और एक बहुत बड़ी तकरीब का उन्होंने प्रिजाइड किया। वो जम्मू कश्मीर के लॉन्गेस्ट सर्विंग फाइनेंस मिनिस्टर रहे हुए हैं, लगभग 21 साल तक वो जम्मू कश्मीर के फाइनेंस मिनिस्टर थे। उसके बाद वो मरकज़ में चले गए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी ही रहे। वो शेख अब्दुल्ला के बहुत करीबी दोस्त भी थे और कलीग भी थे उनकी कैबिनेट में। जब शेख अब्दुल्ला 1953 में गिरफ्तार हो गए और उनकी हुकूमत भी चलेगी, वो बख्शी गुलाम अहमद के साथ भी रहे, सादिक के साथ भी रहे, उसके बाद कासिम के साथ भी रहे। ये तो मैं सिर्फ एक मिसाल दे रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। जैसे शेख अब्दुल्ला जब तकरीर किया करते थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, ये वो जम्मू कश्मीर को हमेशा कंट्री कहते थे, मुल्क कहते थे। लेकिन कश्मीर के ही बहुत सारे लीडर थे, जैसे सादिक थे, वो खड़े हो जाते थे, वो कहते थे नहीं आप रियासत कहिए, आप मुल्क मत कहिए। तो लिहाजा ये दो ओपिनियन जो हैं ये चलती रही। तो जम्मू कश्मीर को एक मिला ख़ास दर्जा, जो आस्ता आस्ता एवोल्यूशनरी प्रोसेस हुआ, दिल्ली एग्रीमेंट हुआ, और उसके जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया शेप अप हो रहा था उससे पहले 1950 में आर्टिकल 370 कि ये एक रिलेशनशिप डिफ़ाइन करेगा। लेकिन सबसे अहमियत की बात ये थी कि
जो सिटीजनशिप लॉ के कौन लोग जम्मू कश्मीर के बाशिंदे होंगे, हिंदुस्तान के ऐसे कौन से शहरी होंगे जो जम्मू कश्मीर के बाशिंदे होंगे, ये जम्मू कश्मीर की जो लेजिस्लेचर है, जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट है, ये उसके पास अख्तियारात रहेंगे। जम्मू कश्मीर के जो चीफ एग्जीक्यूटिव होंगे वो जैसे बाकी रियासतों में चीफ मिनिस्टर रहा करते थे, यहाँ पे वो प्राइम मिनिस्टर रहेंगे। लगभग और भी 11-12 ऐसे केसेस हैं मुल्क भर में जो 1951-52 तक वहाँ के भी जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं वो प्राइम मिनिस्टर थे, लेकिन जम्मू कश्मीर के केस में 1965 तक प्राइम मिनिस्टर कहा जाता था। और जो एग्जीक्यूटिव कॉन्स्टिट्यूशनल हेड रहेंगे जम्मू कश्मीर के, जैसे गवर्नर हुआ करते थे बाद के सालों में, दहाइयों में, उनको सदर रियासत यानी एक तरह से प्रेसिडेंट ऑफ द स्टेट ऐसा दर्जा, ऐसा खिताब उनको दिया जाता रहा। अब ये मामला चलता रहा, यूनाइटेड नेशन में भी बातें हो रही हैं, 65 में पाकिस्तान के साथ जंग भी हुई, शेख अब्दुल्ला गए, उसके बाद बख्शी आए। बख्शी हालांकि प्राइम मिनिस्टर बने रहे, सादिक भी प्राइम मिनिस्टर बने रहे, लेकिन बख्शी और सादिक जैसे अल्ताफ़ बुखारी साहब खुद एतराफ़ करते हैं कि मैं ये ख्वाब देखता हूँ कि मैं बख्शी जैसा बन पाऊँ। यानी बख्शी के दौर में जो ज़्यादा इंटीग्रेशन है जम्मू कश्मीर के इंडियन यूनियन के साथ हुई, मैक्सिमम जो सेंट्रल लॉज हैं वो जम्मू कश्मीर में एक्सटेंड हुए। चलते चलते जो मरकज़ में जो एक सेंट्रल जो थॉट प्रोसेस का जो एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर थे वो आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर होते गए, और जो राइट टू द सेंटर जो इंस्टीट्यूशन थे, जो चाहते थे हमेशा कि कोई भी स्पेशल कानून इस बेसिस के ऊपर किसी रियासत में ना हो क्योंकि उसकी अक्सरियत जो है वो एक ख़ास मज़हब से ताल्लुक़ रखती है 1947 के हवाले से, तो उनकी अक्सरियत आहिस्ता आहिस्ता, उनका जो इम्पॉर्टेंस है, उनकी जो न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ है, उनकी जो पॉपुलैरिटी है वो बढ़ती गई। एक लंबा वक्त, एक लंबा सिलसिला चला और नंबर नहीं थे उनके पास जब बीजेपी के पास एडिक्वेट नंबर आए। ये बात हमें कभी भी भूलनी नहीं चाहिए कि जो बीजेपी ने किया, लेट ट्रुथ बी द ट्रुथ, ये कांग्रेस भी करना चाहती थी। 1960s, अर्ली 1960s में नेहरू साहब ने पार्लियामेंट में भी कहा कि हम आर्टिकल 370 को हटाना चाहते हैं और ये वैसे ही घिस जाएगा। जब शेख अब्दुल्ला का और इंदिरा गांधी का एकॉर्ड हो रहा था, शेख अब्दुल्ला साहब को वापस लाया जा रहा था जम्मू कश्मीर में, तब इंदिरा गांधी ने ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंटेड हैं, उन्होंने इंद्र कुमार गुजराल को कश्मीर भेजा कि आप स्टडी करके आइए कि अगर हम आर्टिकल 370 हटा देते हैं लेकिन मैसिव इकनॉमिक डेवलपमेंट हम जम्मू कश्मीर में करेंगे, क्या वहाँ के लोग खुश रहेंगे कि नहीं। उन्होंने 2 महीने के बाद अपनी रिपोर्ट दी, उन्होंने कहा कि इकनॉमिक डेवलपमेंट तो होती रहेगी लेकिन आर्टिकल 370 को हटाना बेहतर बात नहीं रहेगी। सिचुएशन आगे चलती रही, लेकिन 1980s में जो 50s का और 60s का जो डेकेड है और मिडल ऑफ द 70s तक का जो डेकेड है, जिस तरह से आज अब सेपरेटिस्ट पॉलिटिक्स देखते हैं कश्मीर में या 5 अगस्त 2019 तक देखा करते थे, उस तरह से सेपरेटिस्ट पॉलिटिक्स नहीं होती थी। जो एक सेपरेटिस्ट सेंटिमेंट था उसको शेख अब्दुल्ला खुद रिप्रेजेंट करते थे, क्योंकि अब वो पावर में नहीं थे, वो जेलों में थे, जेलों से बाहर थे, लेकिन वो उस किस्म के सेपरेटिस्ट सेंटिमेंट को रिप्रेजेंट करते थे। आज अब कहते हैं कि कश्मीर में बहुत सारे ऐसे सियासी हलके हैं जो पाकिस्तान से इन्फ्लुएंस्ड हैं। शेख अब्दुल्ला पहले पाकिस्तान के साथ एक आइडियोलॉजिकल राइवलरी थी, क्योंकि एक मुसलमान लीडर होने के बावजूद उन्होंने 2 नेशन थ्योरी को रिजेक्ट किया और एक सेक्युलर इंडिया की तरफ वो आए। लेकिन बाद में जब उनको डिपोज कर दिया गया, उनकी गवर्नमेंट से डिसमिस कर दी गई, तो पाकिस्तान ने उनके साथ भी दोस्ताना तल्लुकात बनाने की कोशिश की। इसी सिलसिले में नेहरू ने भी शेख अब्दुल्ला को भेजा था पाकिस्तान में 1964 में कि वो बात करके आए। वो सेपरेटिस्ट सेंटिमेंट उस किस्म का होता था, लेकिन 80s में और 90s में जाकर जो डायनेमिक है सिचुएशन के, वो तब्दील हो गए। अब सिचुएशन कुछ इस किस्म की हो गई कि आर्टिकल 370 या जो जम्मू कश्मीर का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, झंडा है या 35 है ए है, उसको भी बहुत हद तक कश्मीर में उसको बहुत ज़्यादा चैलेंज करना शुरू कर दिया गया कि ये हमें कोई चीज़ नहीं देता। हमारे पास साथ जो असल में वादा है वो राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन का है, वो प्लेबिसाइट का है, वो होना चाहिए। लिहाजा ये जो मुहिम चल रही है, ये जो मूवमेंट चल रही है, ये उस डायरेक्शन में है। लेकिन एक मेन स्ट्रीम पोलिटिकल स्ट्रक्चर है वो डिफेंड करते हैं, वो कहते हैं कि हमें 370 को और जो अपनी इंटरनल ऑटोनॉमी है उसको मजबूत करना है। कश्मीर से जितनी ज़्यादा आवाज़ें बढ़ती हैं कि ये 370 वगैरह ये कुछ भी नहीं, ये आर्जी चीज़ें हैं, हमें राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन चाहिए,
उसी के अपोजिशन में, उसी के प्रोपोर्शनेट या उससे भी ज़्यादा जम्मू में ख़ास करके जो हिंदू पॉपुलेशन है वहाँ से और लद्दाख से, उससे भी बड़ी आवाज़ें आती हैं कि अगर इस किस्म की वहाँ से डिमांड है तो फिर ऐसा होना चाहिए कि ये सारे कवानीन हैं ये ख़त्म करके जम्मू कश्मीर की एक कंप्लीट जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंटीग्रेशन है वो पूरे मुल्क के साथ होनी चाहिए। तो लिहाजा ये डिस्कशन, ये जो मामला है पूरा, ये आउट ऑफ डिस्कशन किसी एक सिंगल दिन भी नहीं रहा। इसके ऊपर हमेशा ये डिस्कशन हुआ करती थी। आप अखबारात के, आप किताबों के पन्ने दर पन्ने पलट कर देख लें, आप पार्लियामेंट की असेंबली की तकरीरें आप सुन लें, आप देखें कि जम्मू कश्मीर की सारी पॉलिटिक्स जो है वो इसी के इर्द गिर्द घूमी है। लेकिन बीजेपी मुसलसल अपने इस इरादा के ऊपर थी कि जब हमारे पास नंबरात होंगे तब हम इसको, ये जो सारे कवानीन हैं इनको हटा देंगे और जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंटीग्रेशन है यूनियन के साथ जम्मू कश्मीर की वो करेंगे। एक बार बीच में इन्होंने ऐसा किया कि जब पीडीपी के साथ अपना अलायंस किया उसमें इन्होंने लिख के दिया कि एजेंडा ऑफ अलायंस में कि जो एग्रीड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स हैं हम उनकी इज्जत करेंगे और डायलॉग के साथ अपने सारे मामले रिजॉल्व करवाएंगे। लेकिन शायद वो भी एक पॉलिटिकल मूव था कि जिसकी वजह से अंदर आएँ और आकर बैठें और बैठकर अंदाज़ा लगाएं और उसके बाद इसको पाए तकमील तक पहुँचाएँ। जब बीजेपी के पास जो दरकार नंबरात हैं जब वो हासिल हो गए तो उन्होंने इसके ऊपर फैसला ले लिया। अब 5 अगस्त 2019 को सिर्फ आर्टिकल 370 नहीं गया, एक ओवरऑल पैकेज है, एक जो एक आइडेंटिटी का एक जो इल्यूजन है जिसमें जम्मू कश्मीर के लोग जी रहे थे वो सारा गया। यानी ये सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन, झंडा, आर्टिकल 370 या 35A नहीं गया कि जिस एनवायरनमेंट में, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में जो 5 अगस्त से पहले का जो ज़िंदगी थी जम्मू कश्मीर की, ये सिर्फ कश्मीर वैली की बात नहीं है, ये जम्मू की बात भी उतनी ही है, ये कठुआ की भी, सांबा की भी, लेह की, करगिल की भी ये उतनी है कि वो सारी चीज़ें, सारी की सारी चीज़ें वो तब्दील हो गई। लेकिन हुआ कैसे कि क्या सिर्फ नंबरात का ही मामला था कि बीजेपी के पास पार्लियामेंट में एडिक्वेट नंबर्स आ जाएं और वो ये कर डालें? मेरे ख्याल से ऐसी बात नहीं है। नंबर्स तो एक बार पहले भी इसी तरह के थे, बल्कि 2 बार पहले नंबर्स इसी तरह से थे। जब कांग्रेस ने नेहरू साहब के वक्त भी और इंदिरा गांधी के वक्त भी, उनका भी ये एक पॉलिसी थी, डिक्लेयर्ड पॉलिसी थी कि हम आर्टिकल 370 को रिमूव कर देंगे, जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस है वो हटा देंगे। राजीव गांधी की जब गवर्नमेंट आई तो उनके पास तो इतने नंबर थे पार्लियामेंट में जितने मोदी साहब के पास आज भी नहीं है, लेकिन उन्होंने ऐसी पेशरफ्त नहीं की। फिर जो मोदी साहब की पहली गवर्नमेंट है जो 2014 में वजूद में आई, उनके पास भी नंबरात थे काफ़ी हद तक कि उनके अलायंस पार्टनर्स थे, उनके साथ मिलकर वो अगर चाहते तो इस किस्म का फ़ैसला ले सकते। लेकिन 2019 में ही ये फ़ैसला क्यों हुआ? मेरे ख्याल से ये इंतज़ार था मरकज़ को कि जम्मू कश्मीर के हालात कब साजगार हों, जम्मू कश्मीर के सरकमस्टांसेस कब इस हद तक आइडियल हों कि इतना बड़ा फ़ैसला लिया जा सके और उसको उसके बाद संभाला भी जा सके। जैसे लोग नाराज़ हैं बेशुमार, बहुत एम्बिटरमेंट है, लेकिन 5 अगस्त 2019 से लेकर अभी तक जिस तरह से इन्होंने संभाल लिया है सारी सिचुएशन को, ये शायद आज से 10 साल पहले होता या राजीव गांधी के टाइम होता तो सिचुएशन को इस तरह से संभाला नहीं जा सकता। वो सिचुएशन, वो हालात जम्मू कश्मीर के अंदर साजगार किस तरह से थे, जम्मू कश्मीर के अंदर ही ऐसे इनाबलिंग सर्कमस्टांसेस कैसे थे कि जिससे 5 अगस्त 2019 को आसानी से जम्मू कश्मीर का आईनी जो स्टेटस है वो भी तब्दील हो गया और स्टेट से यूनियन टेरिटरी, हालांकि वो यकीनन तौर के ऊपर आर्जी है, वो वापस स्टेट बहाल हो जाएगी, वो भी किया गया। इसके बारे में मैं बात करूंगा जो इसके बाद का तीसरा एपिसोड होगा, उसमें मैं बताऊंगा कि अंदर के इनाबलिंग सर्कमस्टांसेस कैसे थे। इसमें जो डायनामिक्स हैं कि 5 अगस्त के बाद की जो अभी तक की सिचुएशन है उसमें लोग मुख्तलिफ़ किस्म के जज्बात से गुजरे हैं। बहुत सारे लोग खुशियों के लहरों से गुजर रहे हैं कि ये हमने इतनी देर से ख्वाब देखा था कि ये इस किस्म की इंटीग्रेशन हो। बहुत सारे लोग जो हैं
وہ ایک شدت کے غصے اور غم سے بھی گزر رہے ہیں. یہ سارے پہلو ہمارے سامنے ہیں، لیکن انیبلنگ سرکمسٹانسز ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ نے، ہماری سوسائٹی نے، اور ڈیکیڈز کی جو کنٹریبیوشن ہے جموں کشمیر کی، وہ کیسے پیدا ہوئے تھے، اس کے بارے میں کل بات کریں گے. آج کا ایپیسوڈ دیکھنے کے لیے بہت شکریہ.